आसिफ रशीद जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और ये दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमातें अपनी हाल ही के इंतखाबात के दौरान कारकर्दगी को कैसे देखते हैं और आइंदा इंतखाबात की तैयारियां क्या है। दूसरी तरफ दारुल हुकूमत दिल्ली में भी काफी ज्यादा इस वक्त गहमा गहमी है जम्मू कश्मीर को लेकर। बैक टू बैक मीटिंग्स कल और परसों होनी है, उस ताल्लुक से आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे, आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त असल में सूरत हाल क्या है, क्योंकि सबकी नजरें हैं कि क्या असेंबली इंतखाबात वक्त से पहले हो पाएंगे या नहीं, और सब इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 सितंबर से पहले अगर इलेक्शंस होते हैं तो ज़रूर इस हवाले से बात होनी चाहिए। और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो अलग अलग जगहों पर, श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी जगह, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह, और जो दीगर छोटी बड़ी जमातें हैं वो काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं और आइंदा की तैयारियां भी कर रही हैं। इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। पॉलिटिकल पार्टीज का ओपिनियन भी लेने की कोशिश करेंगे आगे चलकर, और कुछ ऑपरेशंस भी चल रहे हैं उस पर भी। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं फॉर्मेट के मुताबिक, और ये 5 वो खबरें हैं जिनमें पहली तस्वीर आपके सामने है उस हिस्से से या उस इलाके से जिसको कठुआ का बिलावर या फिर मछेड़ी का इलाका कहते हैं, और इस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली ऑपरेशन के मुतालिक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। बथूना का इलाका है मछेड़ी के अंदर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट 2 के बीच इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और फौज की गाड़ी पर हमला हुआ है। अभी जो डिटेल्स मिल रही हैं, दिफाई ज़राए ने जिस बात की तस्दीक की है कि इस हमले में फौज के 2 जवान जख्मी हुए और उसके बाद रिटेलिएट किया जा रहा, और 2 लोग जख्मी होने के बाद जवाबी कार्रवाई भी फौज की जानिब से की गई है। लेकिन मिलिटेंट हलाक हुए हैं या जख्मी हैं, इस तरह की कोई इतलात अभी तक मौसूल नहीं हुई। फिलहाल जो बथूना का एरिया है, जो बिलावर के पास वाला एरिया, और कहा जाता है कि इस एरिया के बॉर्डर्स उस एरिया के साथ मिलते हैं जहां बदरवाह के अंदर पिछले दिनों 3 मिलिटेंट मकामी सतह पर फोर्सेस ने एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराए थे। तो उसके पास वाला ऑपरेशन दैट में मूवमेंट्स दाएं बाएं थी, और जो कहा जाता है कि 2 ग्रुप्स डोडा और बदरवाह के आसपास के इलाकों में हैं, उनमें से एक और ग्रुप जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश की। थोड़ी देर में अपडेट्स आपको बताएंगे, तस्वीरें उस इलाके की जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे यात्रा के हवाले से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयां की जा रही हैं, इकदामात उठाए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो साल भर मेहनत की गई, जो रास्ता बनाया गया, उससे यात्रा का सिलसिला जारी है। 1,70,000 के करीब यात्री मुकद्दस गुफा के दर्शन कर चुके हैं। और इस बीच आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं या IG अशोक यादव, उन्होंने आज सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए पंचतरनी के मकाम पर कायम BSF के बेस कैंप का दौरा किया और ऑपरेशन कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां तैनात जवानों के साथ भी मुलाकात की है। यात्रियों को हंगामी सूरत हाल में फौरी तिब्बी इमदाद वहां पहुंचाने पर उनके रोल की सताइश की, और BSF कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर एक्स पर भी इसकी जानकारी दी है। फिलहाल यात्री इस एतबार से काफी खुश हैं कि रास्ता माजी के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, और अच्छी बात उससे ये कि मौसम बहुत हद तक साथ दे रहा है, चीजें अभी तक यात्रियों के फेवर में जा रही है। तीसरी खबर आपके सामने, अफसोसनाक वाक़ा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पेश आया, जो कभी कभार शायद आपने दूर दूर तक इस तरह की खबरें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनी होंगी। चाकू जनी का एक वाक़या पेश आया और चाकू के वार से एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। 15 बरस का एक लड़का, इतलात के मुताबिक एक नाले में खून में लथपथ मिला, और अभी तक फौरी जो डिटेल्स अभी तक पहुंच रही कि करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन GMC अनंतनाग मुंतकिल करने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। मामूली झगड़े पर कहा जाता है कि 1-2 लड़के जो आपस में जिनका झगड़ा हुआ, और इस दौरान एक लड़का दूसरे को चाकू मार देता, जख्मी हुआ, खून में लथपथ यहाँ पर छूट जाता है। और इस वाक़े के हक़ाइक़ क्या है, इसका पता लगाने के लिए कुफवारा पुलिस थाने में भी बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस टीम ज़रूरी तिब्बी और कानूनी कार्रवाइयों के लिए GMC अनंतनाग में मौके पर पहुंची थी और लाश को अपने कब्जे में लिया था। कानूनी और तिब्बी कार्रवाइयां मुकम्मल करके लाश को बुरसा के हवाले कर दिया गया है। लेकिन एक बदनुमा दाग हमारी सोसाइटी के ऊपर, और पिछले 2-3 वर्षों के दौरान इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात सबसे ज़्यादा रूनुमा हुए हैं, जो शायद दूर दूर तक सोचा भी नहीं जा सकता कि जम्मू कश्मीर में इस एतबार से भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को देखा और परखा जाएगा कि बच्चों की अमवात होने लगेंगी। चौथी खबर, वज़ीर-ए-आज़म
साल 2019 के बाद सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के मुंतजिर हैं और इस वक्त वो सफर कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो रूस के शहर मॉस्को पहुंच जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी आज तस्दीक की और सरकारी सतह पर पहले से इस दौरे के हवाले से प्लान तरतीब दिया गया था। तो 3 दिन का दौरा जिसमें रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म रवाना हो गए और ये दौरा इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को गहरा करने का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है, जिनके साथ हिंदुस्तान की दोस्ती वक्ती तजर्बा भी है। और आज के वक्त में कहा जाता है कि इन ममालिक के साथ हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ बातचीत करने का जो एक जो तरीकाकार वज़ीर-ए-आज़म ने अपनाया, जब वो दौरे पर जाते हैं वहाँ पर हिंदुस्तानी शहरियों से मुलाकात करते हैं, तो वो भी एक सिलसिला आज देखा जाएगा। इसलिए इस दौरे का काफ़ी ज़्यादा मायने इसके निकाले जा रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, जंग अभी भी चल रही है। आज भी 5 शहरों पर खार्किव समेत हमले हुए हैं, 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। उस दौरान वज़ीर-ए-आज़म का दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। थोड़ी देर में इस पर चलकर मजीद बात करेंगे। 5वीं खबर टॉप 5 में आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हवाले से। और पुलिस को जमानत पर रिहा मुलजिम की निजी जिंदगी में झांकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया। जस्टिस अभय एस ओका और अजल बवियान की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आयद जमानत की शर्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें नाइजीरिया के एक शहरी को मनशियात के मामले में तफ्तीशी अफसर के साथ अपने मोबाइल डिवाइस में गूगल मैप्स का जो पिन था वो शेयर करने की ज़रूरत महसूस की गई थी। जस्टिस ओका ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत की शर्त खुद जमानत के मकसद को ख़त्म नहीं कर सकती, और हमने कहा है कि गूगल पिन जमानत की शर्त नहीं हो सकती और जमानत की ऐसी शर्त नहीं होगी जो पुलिस को मुलजिम की नक्ल हरकत पर मुसलसल नजर रखने के काबिल बनाए। पुलिस को जमानत पर मुलजिम की जो निजी जिंदगी में है ये झांकने की इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह फैसला नाइजीरिया का एक शहरी था फ्रैंक विट्स, उसकी दरख्वास्त पर सुनाया, जिसमें मनशियात के मुकदमे में जमानत की शर्त को चैलेंज किया गया था। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया था और इस बात का जायजा ले रहा था कि आया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आयद करदा जो शराइत हैं, इसमें कोई एक मुलजिम अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल पिन शेयर करने के लिए कहा जाता है, तो क्या ये तफ्तीश का हिस्सा बन सकता है इस तरीके से या नहीं, ये सवालात पूछे जा रहे थे। और बाज़ रियासतों में अंदर इस वक्त हमने देखा है कि बहुत सारे ममालिक में ऐसा शायद कम देखा या सोचा गया है या परखा गया है, जो इस बार जम्मू कश्मीर समेत कुछ एक हिस्सों में होता है कि अगर एक मुलजिम को छोड़ा जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसके साथ चिपका दी जाती हैं। मकसद ये होता है कि इसकी मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। तो नाइजीरिया का जो शहरी था एक केस में फंसा था, अप्रैल 2022 से 23 और 24 तक केस इस तरीके से चला गया। आज बात इस ताल्लुक से भी हो रही है कि जो पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से इकदाम उठाए जाते हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं। इस तनाजुर में जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और ये कहा कि आप निजी ज़िंदगी में किसी के झांक नहीं सकते, जो शराइत हैं उनको सख्ती के साथ लागू करें, लेकिन ये शर्त नहीं कि जहां पर आप कोई अगर सलाखों के बाहर जाता है तो उस पर भी कड़ी नज़र रखेंगे। बहरहाल ये 5 बड़ी खबरें थी जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखते हैं और इन पर अपने फीडबैक जो है अपना वो हम तक पहुंचाते हैं। इस ताल्लुक से बात होती रहेगी, ऑपरेशंस भी जारी हैं, उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे, मगर सियासी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं और न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि इतलात के मुताबिक कल और परसों का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के बीच कल शाम तक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटस रिपोर्ट इलेक्शन हुकाम को पेश कर देंगे और बुध को यानी परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की काहम तरीन मीटिंग होने जा रही है। सियासी जमातें अपनी जगह इस वक्त सरगर्म हैं, किस तरह का रूल है वो दूसरी बात है। अपने अपने लेवल पर तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी जगह, दूसरी जानब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी कश्मीर में ज़्यादा एज कम्पेयर टू जम्मू एक्टिव नजर आई। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी एक्टिव नजर आई। 2 दिन का इजलास भी ख़त्म हुआ। इंतखाबात के ताल्लुक से ज़रूर बात हुई है, लेकिन अंदर खाने बात ये भी है कि इलेक्शंस कौन से, ये सवाल जो पूछा जा रहा था इसका अभी तक वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका है। मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये भी बताएं कि जम्मू सूबे के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी एक्टिव नजर आई है। इस बीच मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है, सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बाकी है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त खित्ता पीर पंचाल के दौरे पर हैं। अवाम का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी ज़्यादा वोट मिले। मियां अल्ताफ लारवी कामयाब होकर आए
और दूसरी जानिब बीजेपी जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में बूथ लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इस वक्त जो तैयारियां करनी थी उसका एक हिस्सा आगे बढ़ाते हुए कैंपेन भी शुरू कर चुकी है। अब आइंदा दिनों में सरगर्मियां जो होनी है उस दौरान आप देखेंगे ताबड़तोड़ हमले भी सियासी जमातें एक दूसरे पर करेंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज बैक टू बैक सवालात पूछ रहे थे। बेरोजगारी, सलामती सूरत हाल पर सवाल उठाए। भारत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल बहाल होना चाहिए, इसकी वकालत लगातार दूसरे दिन की। और अग्निवीर स्कीम को लेकर भी आज मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया, जिसमें कहा कि जानबूझकर नौजवानों की जिंदगियां तबाह की जा रही हैं। दूसरी तरफ पलटवार भी हुआ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कि जिस बात पर मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत या ऐवान के अंदर भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जवाब दे चुकी है, मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खुद खड़े होकर जवाब देते हैं तो उस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, यह तर्क बीजेपी का है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं इस पर मजीद हम बात करेंगे। इससे पहले अपने मेहमानों के पास चलें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो अग्निवीर स्कीम समेत मुतद्दिद मामलात पर मरकजी हुकूमत की आज नुक्ताचीनी कर रहे थे, जरा उनकी बात सुनते हैं और इस पर गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। आज बच्चा अपने आप को नहीं कर सकता, शादी कर सकता। अभी ने वो स्कीम लाई कि 4 साल फौज में भर्ती करके, क्या कहते हैं उसको, अग्निवीर। ईमानदारी से मैं कहता हूँ, अगर मानिए मैंने आपके बच्चे को अग्निवीर में लगाया, 4 साल के उससे शादी भी कर लिया, 4 साल से वो कहाँ जाएगा? बीवी भी है, बच्चा भी होगा, मारा गया बेटा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इस तरह जगत साहब अल्लाह उसको सलामत रखे, मेरे डीजी होते थे और पहुंचे घर पर, मुझे आज ही वो कह रहे थे ऊपर वहाँ सीधा जहाज से हेलीकॉप्टर से उतरे और 300 बच्चों को सीधा लगा दिया। उसे देखा कि बहादुर बच्चे, उनने घर चला। इसी तरह हमें स्कीम बनी जहाँ हम आप लोगों के बच्चों के लिए, हमारे यहाँ इतनी नौकरियां खाली हैं, तालीम के दफ्तरों में भरते नहीं हैं, मगर उस वक्त मैं आपसे कहूँगा हमने ईमानदारी से, यानी ये नहीं कि एक ही घर में 4 लाख जाए और दूसरे घर में कोई नहीं लगे। पानी हर एक को पहुँचना चाहिए, उस वक्त आपने हमारी चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और इस वक्त इजहार तशक्कुर भी किया जा रहा है। जम्मू के अंदर भी एक्टिविटीज़ इस वक्त चल रही हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की। ज़रा बातचीत थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ ख़ास मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और इस वक्त हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन किए हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जोहिब मीर साहब हैं, तर्जुमान हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, हमारे साथ वादी कश्मीर से। आप दोनों बहुत शुक्रिया और 5 के पंच में आप दोनों को खैर मकदम कहेंगे। पहले ज़रा मैं आप ही के पास अल्ताफ ठाकुर साहब आऊँगा। फारूक साहब जो कह रहे थे उस पर मैं बाद में रिएक्शन लूँगा, लेकिन इंतखाबात की जहाँ तक बात है, एक्टिविटीज़ तो आपकी पार्टी कर रही है, पार्टी सदर भी आए थे, बाकी अहम तरीन शख्सियात भी 2-3 दिनों में जम्मू ही उनने डेरा डाला, लेकिन खुलकर ये बात सामने नहीं आई कि इंतखाबात की तैयारियां तो हो रही हैं, मगर असेंबली इंतखाबात या फिर अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों के इलेक्शंस की तरफ पहले जो अफवाहें भी काफी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं और शक व शुबहात काफी ज्यादा भी। देखिए आज साहब, जो लोग शायद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, गलत तरीके से वो इस सारी चीज को पेश करें। देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, अभी हम पार्लियामेंट इलेक्शन निकल के आए, जहां हमने 3 दिन, एक दिन पहले ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग रही, दूसरे दिन पहली बार एक्सटेंडेड जो वर्किंग कमेटी मीटिंग है, एक्सटेंडेड उसका नाम दिया गया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के भी प्रेसिडेंट बुलाए गए थे, जिसमें समीक्षा हुई कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन में उसमें हमने क्या किया है और कहां कहां हम पीछे रहे। और उसके बाद आप देखा कि दोनों मीटिंग्स में हमारे जो इलेक्शन इंचार्ज है किशन रेड्डी साहब वो भी रहे, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे और जितनी भी हमारी लीडरशिप तरुण चुग साहब भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और हम यही मान के चलते हैं और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ रहा है कि ड्यू टाइम में जो पीएम साहब ने यहाँ श्रीनगर में भी जब इंटरनेशनल योगा दिवस था, यहाँ फिर उन्होंने बात तीसरी बार दोहराई कि जम्मू कश्मीर को स्टेट भी मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर को ड्यू टाइम में असेंबली। लेकिन हम यही चल रहे हैं कि सर से ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 30 सितंबर के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और हम यही मान के चलते हैं कि लेकिन ठाकुर साहब, नड्डा साहब हो या बाकी तमाम लोग, हमने देखा बाकी पार्टियों को ज्यादा लोकसभा इलेक्शंस को लेकर बात हुई, परफॉर्मेंस को दोबारा से हमने देखा, जायजा लिया गया, मगर जब बात आई असेंबली इलेक्शन के मुतालिक पूछा जा रहा था तो ज्यादा इस पर लबकुशाई नहीं हुई। अंदर खाने तो ये बात होती रही कि डिस्कशन चले, कोर ग्रुप ने भी इस बातचीत जरूर की, लेकिन खामोशी मीडिया के सामने। एम्स का दौरा किया और 2 के बजाय मैं ये समझ रहा हूं कि 2.5 दिन का एक तरह से दौरा था, जो आप खुद भी बता रहे हैं कि एक्सटेंशन हुई दौरे की, मगर खुलकर ये ना कहना कि असेंबली इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, कहीं खौफो हिरास या डर या मौजूदा सूरत हाल जो उस बीच अभी भी शक व शुबहात हैं कि शायद कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है आइंदा दिनों में, तो वक्त कम है और करना बहुत कुछ है अभी बीजेपी को। नहीं साहब, जहां तक अगर आप डर और खौफ की बात करें, देखिए हमने 100% स्ट्राइक रेट किया, हमने 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 2 की 2 सीटें हमने जीत ली। हम वही समीक्षा भी की और आने वाला जो असेंबली इलेक्शन उसकी भी डिस्कशन, मैं खुद भी 3 मीटिंगों में वहां शामिल रहा और तीनों मीटिंगों में क्लियर कट हमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि इलेक्शन आने वाला है, सितंबर के आखिर तक जो इलेक्शन होगा असेंबली इलेक्शन, उसके लिए तैयारी। और जहां तक हम डर की बात करें, देखिए 36 सेगमेंट्स में हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और 29 असेंबली सेगमेंट्स हम जीते, और जो साथ रहे वहां बहुत कम मार्जिन के साथ हम पीछे रहे। आप इंद्रवाल जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी रहे, वहां महज 750 वोटों से हम पीछे रहे, और जो खामियां थी, मैट्रिक तो इसलिए बुलाई गई थी, कुछ जो खामियां रह गई और कहां का काम करने की जरूरत है वहां काम करी। लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात करें, देखिए चाहे कोर ग्रुप मीटिंग हो, चाहे ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग हो, चाहे एक्सटेंडेड जो वर्किंग कमेटी मीटिंग हो, नड्डा साहब ने खुद वहां लास्ट में जो कहा, शायद आपके रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे, उनके सामने तो उन्होंने कहा इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन करे, खौफ और दहशत को सवाल ही नहीं है। हमने 100% स्ट्राइक रेट की। और किससे हम डरे? कांग्रेस से डरे, जो पिछले 3 इलेक्शनों में 200 पार नहीं कर सके। आप चुन के देखिए ना, 3 बार एंटी कमेंसी होने के बावजूद हमने 240 सीटें ली। और जहां तक कांग्रेस की बात करें, जम्मू कश्मीर के तनाजुर में बात करें, मैं शको शुबात की बात कर रहा था, मैं जरा बाकी मेहमानों के पास भी जाऊं, उसके बाद मैं वापस जवाब आपसे लूंगा। जोहिब साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्र है जोहिब साहब वक्त देने के लिए। जिन मुश्किल हालात से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी गुजरी है, इसके बावजूद इंतखाबात में उतरे और जो शायद आपकी उम्मीदें थी उन पर एक तरह से मैं ये भी कहूंगा कि पानी फिरा। बहुत सारे एरियाज में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पीडीपी काफी लोकसभा इलेक्शंस में पीछे रही। असेंबली इंतखाबात में अगर आप अकेले दम पर लड़ते हैं, अकेले चुनाव में जाते हैं, जो शायद लग भी रहा है, लग रहा है कि सूरत हाल जो अभी लोकसभा इलेक्शन में 4 जून से पहले रही उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगी, और जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, और एट द सेम टाइम जहां पे भी हमारे कहीं ना कहीं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज या बूथ लेवल पे कहीं पे हमें अगर किसी तरीके की जो लकूना रह गए थे, तो उसमें हम काम करना चालू कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड टू एंश्योर कि हम आने वाले इंतखाबातों में फुली तरीके से हम प्रिपेयर रहे और एट द सेम टाइम उन्हें जीतें। लेकिन मैं अल्ताफ साहब की बात इनिशियली सुन नहीं पाया, लेकिन जो उनका, क्योंकि शायद ऑडियो खराब था, जो उनका बाद में उनकी जो आवाज़ आने लगी, उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने ये कहा कि हमने दोनों सीटें जम्मू की जीत ली। मगर मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था कि कश्मीर की सीटों में, कश्मीर डिवीजन की सीटों में उनको कोई भी रोल अदा नहीं करना है, क्या वो उसी तरीके से अपनी ए टीम और बी टीम को फिर से वो लोग सपोर्ट करेंगे, या यहाँ पे दे विल गो सोलो इनटू द इलेक्शंस? क्या बीजेपी कश्मीर डिवीजन में भी इलेक्शंस में जाएंगी या ए टीम या बी टीम को सपोर्ट करेंगी, जैसे पिछले इंतखाबातों में किया, जिसका रिजल्ट हमारे सामने? ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। एक चीज मुझे और भी कंफर्म कर दीजिएगा, आपका जो मंशूर है उसमें आपने जम्मू कश्मीर की बका, इज्जत, आबरू तक की बात की है। आपको लगता है मुल्क के हालात इस बात की इजाजत देते हैं कि आपका मंशूर और मुल्क के हालात कहीं मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत सारी चीजें जो शायद आप चाहते हैं कि हमारे फेवर में इस मंशूर के बाद भी आएंगी, जिस तरीके से अभी इलेक्शंस में देखा नहीं हुआ, आइंदा ऐसा होगा? मुल्क के हालात क्या है? मुल्क के हालात ये है कि बीजेपी वाज क्लेमिंग दैट हमारे पास 400 पार हम लोग आएंगे।
मुल्क के हालात ये है कि बीजेपी ने सिर्फ 2240 सीटें लेके आए हो। मुल्क के हालात ये हैं कि ऑपोजिशन में हमारी जो ऑपोजिशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। मुल्क के हालात ये है कि राहुल गांधी साहब कंसिस्टेंटली बीजेपी को पार्लियामेंट में एक्सपोज करते जा रहे हैं। यूनिफाइड तरीके से ऑपोजिशन बीजेपी को एक्सपोज किए जा रहा है। कंसिस्टेंटली हमारा जो डेमोक्रेसी के लिए जो जैसे वी वर थिंकिंग दैट प्रोबेबली इफ बीजेपी विल कम इनटू पावर दे विल स्टाइफल डेमोक्रेसी, दे विल वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, वो कहीं ना कहीं वो रुक गया है और मुल्क उसी के साथ रेजोनेट करता है। यानी कांग्रेस या अपोजिशन जो कर रही है आप बहुत हद तक उस पर डिपेंड है, मैं ये आपकी बात समझ पाया हूं। हम ऑफ कोर्स बीजेपी हैज बिकम ऑब्वियसली बीजेपी इज अ फैशिस्ट पार्टी, ये तो हमें सबको पता होनी चाहिए, बट लेकिन इस टाइम हमें डेमोक्रेसी को बचाना है। तो एवरी राइट थिंकिंग पार्टी, राइट थिंकिंग पीपल वो तो यही सोचेंगे कि हमको किस तरीके से डेमोक्रेसी को बचाना। ठीक है, हमारे सरकार नहीं बना पाई जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, बट एटलीस्ट वी आर देयर टू चेक देयर एडवांसेस, दिस फैशिस्ट एडवांसेस, उनको तो हम चेक कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात रही बात कश्मीर डिवीजन की। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर डिवीजन में भी जो यहाँ पे इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि वी वांट टू एक्सटर्मिनेट द किंग्स पार्टीज, जो जैसे ये फैमिली रूल के बारे में बात करते हैं, मुफ्तीज के बारे में बात करते हैं, अब्लास के बारे में बात करते हैं, हमें जी किंग्स पार्टीज को खत्म करना है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज लोगों ने उन्हीं को एक्सेप्ट किया। अगर एनसी ने इलेक्शंस जीते, दो सीटों में कश्मीर डिवीजन में एनसी ने इलेक्शन जीते फैक्ट, बट सेकंड नंबर पे पीडीपी आई, तो पीपल आल्सो हैव एक्सेप्टेड दोस टू रीजनल पार्टीज ऑफ जो इनके जो ए टीम और बी टीम थे उनको तो कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया लोगों। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज ऑफ पीपल। यहाँ पे कितनी परेशानियां हैं, ठीक है, जरा ठाकुर साहब ने आपके सवाल सुन लिए, वो जवाब भी एक दे दें। अल्ताफ ठाकुर साहब, ये जो आप पर इल्जाम है ए और बी पार्टियों को सपोर्ट किया, लोकसभा में कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब क्या उसी प्लान के साथ असेंबली इलेक्शंस में जाने की तैयारी है, या कुछ लग रहा है कि शायद बेहतर होगा तो इसलिए अकेले भी जा सकते हैं? जो पहले खबरें आ रही थी कि ऑन ऑल 90 सीट्स आप सोलो ही जाएंगे। साहब, सबसे पहले मैं सुहेब साहब को ये बताना चाहता हूं कि वो एक कहावत है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये कांग्रेस ने इनको पार्लियामेंट इलेक्शन में करके दिखाया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। और दूसरी बात, जिस कांग्रेस की ये बात कर रही है वो कांग्रेस जम्मू कश्मीर की 5, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान भी जीतना चाहते थे। कहां है वो कांग्रेस, और क्या दिया उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस का? किस बैसाखी के सहारे पीडीपी जाना चाहती है, पहला मेरा सवाल। दूसरा सवाल मैं जोहेब साहब को याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा टारगेट बड़ा रखती है, उस बड़े टारगेट को अचीव करते करते सेफ जोन में हम जाते हैं, और आज भी हमने ये किया। वोट टर्नआउट का हुआ, एंटी कमेंसी के बावजूद जोहेब साहब कांग्रेस ने पिछले 3 इलेक्शनों में 200 का आंकड़ा नहीं पार किया। नहीं, वो जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं पत्ते हमने नहीं खोले, इस बार खोल दिए। आसिफ साहब, मैं आपके सवाल पे ही आऊंगा। 2 डिजिट वाली पार्टी है, 2 डिजिट वाली, तीसरी डिजिट वो तीसरे इलेक्शन में भी 3 डिजिट में पार्टी भी नहीं। अल्ताफ साहब, सवाल जो है उसका जवाब दीजिए ना। एंटी कमेंसी के बावजूद, और डूबते जहाज में जो सवार होते वो भी डूब जाते, और वही आपकी भी हालत हुई। न जम्मू से और न कश्मीर से आपने कुछ लिया ही नहीं, इस बात को चल के। और जहां तक ताल्लुक है, हमने कहीं किसी के साथ अलायंस किया, हमने कहा कि पीडीपी, कांग्रेस और एनसी को छोड़ के अपने वर्करों को कहा जहां मर्जी हो वहां वोट कर, और हमने कोई अलायंस नहीं किया। और आज भी हम अलायंस करें। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। जीतेंगे कितने? देखिए, जो 50 पार का हमारा है, मैंने जम्मू का रिजल्ट आपको बता दिया। 36 में से 29 सीट्स पे हमने जीत हासिल की है, और कहां क्या कमी रही, और यहां तक भी आंकड़ा बनाया कि कहीं कहीं हम 750 वोट से पीछे पिछड़ गए हैं। कितना अभी करना है? तो अल्ताफ साहब, ये जो अब तक आप कह रहे थे 50 पार, ये 40 तक क्यों आ गया? आपकी मीटिंग में तो हुआ कि आप 40 का फिक्स करके चलिएगा। आज सब शायद गलत इंफॉर्मेशन है। कहीं हमने 40 तक नहीं कहा,
50 पार का हमारा नारा और 50 पार का नहीं देखे। और कल की जो मीटिंग थी, जो 3 बैठक जिसका मैंने जिक्र किया, 50 पार का नारा, जैसे इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, बस आप हैट्रिक किया मोदी जी ने। बट लेकिन मैं अगर आप कश्मीर, आपका तो कहीं है नहीं, कोई सिंगल एमपी नहीं है, सिंगल एमपी नहीं है। इसके बाद तो कुछ शर्म तो करनी चाहिए। सिंगल एमपी भी आपका नहीं है। मोदी जी हैट्रिक करके आए हैं, तीसरी बार देश के वजीर आजम है, और पीडीपी है कहाँ है? अपनी लाट भी बचा नहीं सके। आपकी सुप्रीमो महबूबा जी हार गई। शर्म करो, शर्म कुछ तो करो। आपकी सुप्रीमो हार गई है, आपकी महबूबा जी हार गई, और आज अनाउंसमेंट कर दी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। भाग गई वो भी इलेक्शन से, भाग गई वो भी इलेक्शन से। कहाँ है पीडीपी? 3 की 3 सीटें हार गई, कहीं हो नहीं आप। और बातें इतनी बड़ी, डूबते जहाज के मुसाफिर, तुम्हें कश्मीर ने डुबा दिया। डूब गए कश्मीर में, डूब गए कश्मीर में। आप डूबते जहाज के मुसाफिर हो, कहीं है नहीं अक्कड़ ऐसी शहनशाहों वाली अक्कड़ है नहीं। सिंगल सीट नहीं, शहनशाहों वाली अक्कड़, वो बादशाहियत हमने खत्म कर दिया। यहाँ लोग फैसला करते। मोदी जी आज देश के वजीर आजम है, तीसरी बार हैट्रिक करके आए हैं। जम्मू में भी हमने हैट्रिक कर दी। आपके पास क्या है? आपके पास तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ओपिनियन भी ले लूं। नीलूफर साहिबा हमारे साथ थोड़ी ताखिर से जुड़ी, बहुत शुक्रिया मैडम आपका ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर फारूक साहब आप आज, और मियां साहब, बाकी तमाम जम्मू की क़यादत जम्मू प्रोविंस के अंदर आज काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। असेंबली इंतखाबात में नॉर्थ कश्मीर के अंदर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। ऑब्वियसली वहां से रशीद साहब जीते, तो कहीं इसका असर आइंदा आपको तो नहीं दिख रहा है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि फोकस ज्यादा पीर पंचाल पर, ये जो 1 दर्जन के करीब सीटें हैं इस पर आपका ज्यादा है, जहां पर आज डॉक्टर साहब खुद गए हैं और वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के 2 बड़े और इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर इस वक्त लोगों से वो खिताब कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में अगर कहीं हमें नुकसान हो गया तो उसका असर हम कहीं और भी भुगतेंगे। आपने देखा होगा 35 सीटें जो है ओवरऑल अगर हम देखते हैं, वहां पर कश्मीर डिवीजन में कुछ राजौरी और पुंछ को लेकर वहां अक्सरियत जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। और सबसे बड़ी बात थी कि लास्ट ईयर्स में तो बाइकआउट होता रहा, लेकिन इस बार बाइकआउट भी नहीं था कि जो वोट परसेंटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी जमीनी सतह पर जो है वो बढ़ गई, तो वो हमारे लिए एक एनकरेजिंग है। रही बात जम्मू की, पीर पंचाल की या दूसरे, हमारे लिए जम्मू कश्मीर एज ए यूनिट एक है, चाहे वो पीर पंचाल है, जम्मू है, नॉर्थ है, साउथ है या सेंटर है। एज ए यूनिट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रीच आउट जो है हर उस इलाके में हो जहां पर हम कभी पहुंचे भी नहीं है, क्योंकि आने वाले असेंबली में अगर हमें कहीं कहीं खामियां रह चुकी हैं पिछले इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में, हम कोशिश कर रहे हैं उन खामियों से हम उठे और कोशिश करें कि रीच आउट करें लोगों तक। अपना नया मैनिफेस्टो जो अभी ड्राफ्टिंग कमेटी के पास है वो ड्राफ्ट होकर सामने आ जाए, और वो कमियां जो हमें कहीं नॉर्थ में रह चुकी है उनको हम उन कमियों को दूर करके इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि 35 हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है तो वो टारगेट एरिया जो है वो भी हम कर लेंगे, और इंशाल्लाह जो हुकूमत होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर क्या वजह है मैडम कि लोकसभा इलेक्शंस में जो 4 जून को रिजल्ट्स आए जम्मू प्रोविंस के अंदर, आप तो सारे प्रोविंस की, दोनों प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे एरियाज में जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नजदीक भी नहीं कहीं थी हमने बाकी पार्टियों के मुकाबले, ऑब्वियसली सबसे आगे बीजेपी थी, उन एरियाज पर भी क्या फोकस है कि जहां पर वोट परसेंटेज बहुत कम चला गया, स्ट्राइक रेट बहुत नीचे चला गया, या जिन एरियाज में आपको लगता है कि जहां से हमने सीटें जीती वहां से भरपाई की जा सकती है असेंबली में, जहां में लॉस हुआ तो कम से कम उस गैप को फिल किया जा सकता है? जहां पर भी आसिफ साहब लॉस हुआ है या कहीं ना कहीं कमी रह चुकी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंटिमेंटल वोट नॉर्थ में पड़ा, तो हम कोशिश कर रहे हैं उस सेंटिमेंट, क्योंकि लोग उस सेंटिमेंट को कितनी देर कैरी करेंगे या कैरी किया उन्होंने, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया कि वोट के जरिए एक शख्स जो सलाखों के पीछे है, एक उस जुर्म में है जिसमें काफी ज्यादा लोग हैं, तो वो प्रेसिडेंट ना बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहिए, कि कोई भी इलेक्शन लड़ेगा तो उसको फिर जेल से छोड़ेंगे। हालांकि हमारा ये मौकिफ है, अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्थ को, आप उनको छोड़िए, वो रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को, लेकिन ये प्रेसिडेंट भी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इलेक्शन में लड़ेगा उसके खिलाफ कोई संगीन जुर्म होंगे तो वो फिर छूट जाएगा। तो लोगों को ये एहसास शायद उस वक्त ये लग रहा था कि अगर वो अपना एतमाद वो रिप्रेजेंट इंजीनियर साहब को
जी था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि जो स्लोगन्स उस वक्त हुए, क्या आप चाहते हैं फांसी हो, क्या आप चाहते हैं कि मेरे वालिद साहब अंदर रहे, तो कोई भी बाशऊर लोग जो अपने, जिन्होंने बच्चों को देखा है सलाखों के पीछे, अपने हमसायों को देखा है, या किसी भी रीजन से सलाखों के पीछे देखा है, वो नहीं चाहते थे कि इंजीनियर साहब भी सलाखों के पीछे रहे। तो एक सेंटिमेंट का जो एक असर था वो बिल्कुल उस नॉर्थ के इलेक्शंस में रहा, और हमने भरपूर देखा कि वो सेंटिमेंट जो था वो काम कर गया, वो आगे चला। अब जो खामियां उसके बावजूद भी हमारे नॉर्थ में रही है, या उन इलाकों में रही है, जम्मू में रही है, किसी जगह रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी वर्किंग कमेटी बैठी हुई है, उन्होंने भी मीटिंग्स की, वो मीटिंग्स ले रही है। जहां पर भी कमियां या खामी होगी, जहां पर भी लोगों को लगता है कि अभी भी हमें कुछ और करने की जरूरत है, हम इंशाल्लाह जो भी उनके मुतालबे होंगे, जो भी उनके कहीं लग रहा है कि कुछ कमी है, उनको भरपूर कोशिश करेंगे उनको ठीक करने की। ठीक है, अल्ताफ साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। 30 सितंबर 2024, इससे पहले ही इलेक्शंस हो जाएंगे ना, जो फिक्स डेडलाइन है? तो ऑनरेबल पीएम साहब ने श्रीनगर में यहाँ के अनाउंसमेंट की है 21 जून को, और उन्होंने भी ये कहा कि टाइम से पहले जो टाइम फिक्स किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है, 30 सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन हो गए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन प्रोसेस में आ चुकी है, इलेक्शन मोड में आ चुकी है। वो भी आप पिछले एक हफ्ते से देख रही है, मीटिंग कन्वेंशन, चाहे वो कोर ग्रुप की हो, चाहे एक्सटेंड वर्किंग कमेटी, चाहे ऑफिस बेरियर्स की। और आज हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि जो आउटरीच प्रोग्राम है उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को ही मान के अभी आगे वाली जो कार्रवाई है वो कर रही है, और हम मानते हैं कि 30 सितंबर से पहले ठीक है। जोहेब साहब, एक तो कुछ सवालात आपसे पूछे गए थे, उनका भी जवाब दे दीजिएगा। आपके ऑडियो ब्रेक हो रहे थे बीच में, और ये भी एड ऑन में करता चलूं, आपकी पार्टी की सरबराह कहती हैं कि वो इन चुनाव में नहीं जाएंगी, पहले से फैसला हो चुका है। आज पार्टी के आपके तर्जुमान इस बात की फिर से तस्दीक कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती साहिबा क्या इलेक्शन कैंपेन का भी हिस्सा होंगी, या फिर सिर्फ वो चीज़ों को मॉनिटर करेंगी घर में बैठकर, और बाकी तमाम लोग जो आपका कार्डर है वो एक्टिवेट रहेगा? इस सवाल का जवाब भी, और बाकी जो आपसे सवाल पूछा जा रहा था कि आप स्ट्राइक रेट तो है ही नहीं, तो असेंबली इलेक्शंस में किस दम पर आप नाच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। वो ये है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा एक इंडिविजुअल है, और वो अपने लिए खुद डिसाइड कर सकती है। उन्होंने उनके लिए ये जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन काफी एक इमोशनल इशू है। शी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड स्टेट इन द एंटायर कंट्री, which has been degraded to a level of a union territory by the BJP. तो obviously वो चाहती है कि जब तक यहाँ पे वो स्टेटस वापस ना आ जाए, स्टेटहुड वापस ना आ जाए, तब तक वो इलेक्शंस नहीं लड़ेगी। फॉर हर इट्स एन इमोशनल इशू, बट दैट डज नॉट स्टॉप हर फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू बी इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इनटू इलेक्शंस और हु विल बी कंटेस्टिंग। पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर यहाँ पे जो हमारे कंटेस्टेंट्स है वो कंटेस्ट करेंगे, महबूबा मुफ्ती साहिबा उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, और हम लोग भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस किसी के लिए छोड़ेंगे नहीं। विल ट्राई आवर बेस्ट टू इंशाल्लाह टू डू आवर बेस्ट एंड विन एज मेनी सीट्स एज पॉसिबल। हाउएवर, जो मेरे काउंटर पार्ट एनसी की रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे बोला कि ये कोई ट्रेंड नहीं बनना चाहिए कि जो भी जेल में होगा और फिर वो इलेक्शंस लड़ेगा, बोलेगा कि मुझे जेल से छुड़वा देंगे। शी इज सॉर्ट ऑफ डिसमिसिंग द प्लाइट ऑफ पीपल कि जो भी जेल में होगा। यहाँ पे जेलों में पीएसए के अंडर लोग हैं जो जेन्युइनली बंद है, और जिनका कोई, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं, प्लीज उनको बात कंप्लीट करने दे। मैडम मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, आप मुझे मिसकोट नहीं यहाँ कीजिए। एक मिनट मैडम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको मैं टाइम दूंगा रिस्पांस के लिए। जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट लड़ रही है, क्या बारामूला में सिर्फ 14 से 4 वोटों तक ही आप महदूद रह चुके हैं? that आप मुझे प्लीज मिसकोट इलेक्शन ट्रेंड नहीं बनना चाहिए, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन माय ओपिनियन।
मेरे हिसाब से वो गलत है। हम लोग इन लोगों के हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो भी गलत तरीकों से जेल में बंद है, जिन पे पीएसए स्लैप किया गया है विदाउट एनी रीजन, किसी ने किसी क्रिकेटर को लाइक किया है उसको पीएसए लगा दिया गया है, दीज आर नॉट द रीजन। और अगर ऐसे लोग जो जेलों में है पीएसए जिन पे लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन वाज ऑफ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, इफ ही वांट्स टू कम इनटू द इलेक्शन प्रोसेस, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? व्हाई आर दे स्कैर्ड? ये क्या मतलब हुआ कि हम लोग उनको आने नहीं देंगे या उनका सेंटिमेंट आगे आ जाएगा? दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू से। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो जेलों में बंद है उनकी प्लाइट समझिए, और हमें हमारी पार्टी भी उनकी प्लाइट समझती है, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि रियायत आजाद हो और उसे बोलने का मौका। मैडम रिस्पॉन्ड कर लें। जी मैडम बोलिए। देखिए, पहले ही आई एम रेजिंग ऑब्जेक्शन कि जिस तरीके से मुझे मिसकोट यहाँ पर किया जाता है, मैंने ये बात नहीं की कि अगर कोई पीएसए के अंडर कोई गलत कानून के हिसाब से किसी गलत सेंस से अगर वो बंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिन्होंने एमनेस्टी दे दी उन लड़कों को जो केसेस में बंद थे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जब उमर साहब की हुकूमत चल रही थी। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये इलेक्शन जो नॉर्थ में हुए, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो थे उमर अब्दुल्ला साहब, उसके खिलाफ क्या सारी पार्टियां खिलाफ खड़ी नहीं हुई थी? आप मुझे बताइए। आपके ग्राउंड पर 1404 वोट पड़ते हैं पीडीपी के, जमानत जब्त हो जाती है फयाज साहब की, तो आप बात करेंगे, आप कहेंगे कि हमें मिसकोट करके ये कहकर कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं। भाई हम उस चीज के खिलाफ नहीं है जिसको पीएसए गलत तरीके से लगा है, जिसके खिलाफ गलत केसेस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आवाज उठाई है कि उनको एमनेस्टी दिया जाए, उनके खिलाफ वो केसेस वापस लिए जाए, और हमने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया है। हमने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया है। हमने तो उन लोगों के लिए जो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके भी गए, उनके लिए भी एमनेस्टी रखी। टाडा किसने यहाँ पे लाया, टास्क फोर्स किसने यहाँ पे लाया, असफा किसने यहाँ पे लाया, वो भी हमें पता है। अलबत्ता अलग तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है एक वोटर को, वो गलत बात है। वो गलत बात है। जो भी पार्टी थी यहाँ पर, जो भी पार्टी थी, उन्होंने उमर साहब को हराने के लिए अपना वोट ट्रांसफर किया, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी। आप थोड़ा बहुत उनके लिए सेंसिटिव रहिए, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी बराबर है। आप मत हमें समझाइए, पॉलिसियां तो हमने लाई, आप लोगों ने तो पॉलिसियां बंद की, आप हमें क्या समझाएंगे? आप हमें समझाएंगे? आप तो एक्सप्लॉइट करते हैं, आप तो यहाँ के इमोशंस के साथ खेलते हैं, आप तो यहाँ के इमोशंस के साथ खेलते हैं। हम बात को बिल्कुल सामने कहते हैं, प्रैक्टिकल, हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया। हाँ मुझे पता है। प्लीज डोंट मिसकोट अस। आई एम नॉट मिसकोटिंग यू, दिस इज व्हाट यू सेड। बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर साहिबा, आपका भी, जोहिब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्ताफ ठाकुर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपने अपने तासुरात रखे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 5 के पंच में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा, और दूसरी तरफ कल की मीटिंग का भी इंतजार कीजिएगा। परसों शाम तक तकरीबन बहुत सारी चीजें साफ होंगी कि क्या 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे या नहीं। बहुत हद तक इस सवाल का जवाब दारुल हुकूमत दिल्ली से मिल जाएगा।